हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 3 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये है नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। फिर यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है 8 लाख का जो EWS का क्राइटेरिया है उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें यहाँ पर 3 मेंबर्स थे, अजय भूषण पांडे, VK मल्होत्रा, संजीव सान्याल। अब यहाँ पर जो कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए हैं, तो जो 8 लाख का क्राइटेरिया है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर और कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। EWS में however exclude irrespective of income a person whose family has 5 acres of agricultural land and above। तो भले ही यहाँ पर जो फैमिली की इनकम है वो 8 लाख से कम है, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पर 5 एकड़ से ज़्यादा है तो EWS के बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो रेसिडेंशियल असेट क्राइटेरिया वो पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और मे बी ये चेंजेस यहाँ पर नेक्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। यहाँ पर एक डिजीज़ का नाम है वो भी हम देख लेते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इट इज़ अ कंडीशन वेयर अ पोर्शन ऑफ द हार्ट बिकम्स थिक विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जिसमें हार्ट का कोई टुकड़ा जो है वो थिक हो जाता है, लेकिन उसके कोई कॉजेस नहीं पता है किस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इफ़ यू थिंक पेगासस वॉज यूज्ड अगेंस्ट यू कॉन्टैक्ट अस बाई January 7 सेज SC कमेटी। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसको यहाँ पर सुपरवाइज कर रहे हैं जस्टिस RV रविंद्रन, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस RV रविंद्रन। द कोर्ट आस्क्ड द पैनल टू डिटरमाइन अमंग अदर थिंग्स वेदर पेगासस वॉज यूज्ड ऑन फोन्स। तो यही कमेटी को डिसाइड करना है क्या पेगासस फोन्स पे यूज़ किया गया था या फिर सिटीजन्स की और डिवाइसेस पे यूज़ किया गया, उनके डेटा जो है उसको एक्सेसिबिलिटी लेने के लिए, इसके अलावा उनके कॉन्वर्सेशंस पे ईवस्टॉप करने के लिए या तो फिर इन्फॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करने के लिए। अगर ऐसा किया भी गया, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर किसी ने क्या पेगासस को एक्वायर किया? ये जो पेगासस है ये यहाँ पर इजरायली फर्म NSO ने बनाया है। तो क्या पेगासस किसी ने एक्वायर किया? और पेगासस एक्वायर करके अगर सिटीजन्स के ऊपर स्नूप भी किया गया है तो कौन से लॉज ऑफ प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो करके स्नूप किया गया है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पर स्नूपिंग करवा सकती है क्योंकि इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉज ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो ना करो। तो अगर ऐसा किया भी गया है तो कौन से लॉज ऑफ प्रोसीजर्स को यहाँ पर फॉलो किया गया? तो इट ऑल्सो आस्क्ड द कमिटी टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर वॉज एक्वायर्ड बाय अ स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इफ अ स्टेट सेंटर और एनी ऑफ इट्स एजेंसीज हैड यूज्ड द सॉफ्टवेयर व्हाट लॉज एंड प्रोसीजर्स वर फॉलोड। आगे चलते हैं। ये लोकटक लेक आपको पता होना चाहिए, इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो बस यहाँ पर एक यही फैक्ट है, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर जो गर्ल्स की एज, यहाँ पर वुमेन की एज बढ़ाने की बात की जा रही थी कि यहाँ पर जो मैरिजेबल एज होगी उसको हम 18 से 21 साल तक बढ़ा देंगे। तो 31 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी, फिर ये जो बिल है वो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। अब यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया उसमें 31 मेंबर है जिसमें सिर्फ एक ही वुमेन MP है। तो ये है आयरनी ऑफ द सिचुएशन। द 31 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी हैड ओनली वन वुमेन मेंबर, TMC MP सुष्मिता देव, वुमेन एंड चाइल्ड राइट एक्सपर्ट एज वेल एज मिनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर। सबका ये कहना था कि स्टैंडिंग कमेटी को जब आप बिल रेफर कर रहे हो तो मोस्टली इसमें विमेन होनी चाहिए क्योंकि विमेन से रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही विमेन है। तो यही है आयरनी ऑफ द सिचुएशन। जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है सारे विलेजेस में। भारत नेट प्रोजेक्ट दैट ₹29,500 करोड़ प्रोजेक्ट टू कनेक्ट एवरी विलेज बाई ब्रॉडबैंड इन 16 स्टेट्स। यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है भारत नेट प्रोजेक्ट। आप में से कोई कह रहा था कि रामनाथ गोयनका अवार्ड में डिस्कस करूं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो कैटल स्मगलिंग है उसके केसेस बहुत कम हो गए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कैटल सीज बाई BSF। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा शार्प फॉल हुआ है। तो उसके रीज़न क्या है? तो एक रीज़न तो यहाँ पर ये दिया गया है, पहले यहाँ पर जो BSF है वो अगर कैटल को सीज करते भी थे तो उसके बाद वो यहाँ पर कस्टम्स अथॉरिटीज़ को दे देते थे। अब यहाँ पर जब कस्टम अथॉरिटीज़ को दे दिया जाता था तो कस्टम अथॉरिटीज़ उनको ऑक्शन करती थी। अब यहाँ पर जब ऑक्शनिंग होती थी तो वापस से स्मगलर्स ही ले लेते थे और वापस से वो यहाँ पर कैटल स्मगलिंग करने लगते थे। लेकिन उसके बाद अब एक चेंज ये किया गया है, जो BSF है वो सीज्ड कैटल का या कुछ NGOs की हेल्प से खुद ही अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको काउ शेल्टर्स को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर कस्टम अथॉरिटीज़ को नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर कस्टम अथॉरिटीज़ को दिया जाता तो ऑक्शनिंग होती तो फिर से वही स्मगलर्स खरीद लेते और फिर से वही कैटल स्मगलिंग यहाँ पर शुरू हो जाती। इसीलिए यहाँ पर जो BSF है वो NGOs के साथ टाई अप कर रहा है ताकि यहाँ पर जो कैटल स्मगलिंग है उसको यहाँ पर रोका जा सके। अब द चाइना हैंड, द Delhi had forgotten by some chance that China remains an ever-growing challenge for India's foreign and security policies। तो चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है हमारी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेकर। अब यहाँ पर जब तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल ने यहाँ पर एक फंक्शन किया जिसमें कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस गए,
तो उसके बाद यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि जो इंडिया है वो सेपरेटिस्ट मूव को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टुडे इट इज़ वाइडली रिवाइल्ड एज क्रूड एंड काउंटर प्रोडक्टिव। इससे पहले जो चाइना की डिप्लोमेसी है वो बहुत अच्छी डिप्लोमेसी मानी जाती थी कि चाइना की डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ टाइम से हम देख रहे हैं जो चाइना की डिप्लोमेसी में इतना ज़्यादा चेंज आया है, चाइना यहाँ पर वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की तरफ मूव कर रहा है। बट बीजिंग डज नॉट रियली केयर, लेकिन अब बीजिंग को फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कर रहा है। चाइना इज कॉन्फिडेंट दैट द ग्रोइंग हार्ड पावर, अब चाइना को ये लगता है कि उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि अगर वो वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी कर रहा है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब चाइना को यहाँ पर सुपर पावर बनना था तब तो चाइना सबसे बहुत अच्छे से बात करता था, अपनी डिप्लोमेसी उसकी उस अकॉर्डिंग थी। लेकिन अब चाइना को ये पता है उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो चाइना है वो वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की तरफ स्विच कर गया है। इंडिया कैन लिव विद चाइनाज ऑब्जेक्शन। अब यहाँ पर जो चाइना ऑब्जेक्ट करता है कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ पर तिब्बतन पार्लियामेंट एंड एग्जाइल की मीटिंग में क्यों गए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ऑब्जेक्शन करे। लेकिन जब यहाँ पर चाइना टेरिटोरियल एग्रेशन करता है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। इट हैज़ रिसेंटली चेंज द नेम्स ऑफ वेरियस प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर कुछ एरिया हैं जहाँ पर चाइना ने उनके नाम बदलने की कोशिश की, अपने नाम यहाँ पर दे दिए। इसके अलावा जो अनपॉपुलेटेड बॉर्डर स्पेस था वहाँ पर चाइना सिविलियंस को लाकर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के यहाँ पर सिविलियंस को रख रहा है। एट द पॉलिटिकल लेवल इट्स एफर्ट्स आर relentless in trying to drive a wedge between India and its close Himalayan neighbors। इसके अलावा जो चाइना वो चाह रहा है कि इंडिया और नेपाल के जो टाइज़ है वो यहाँ पर ख़राब हो जाए, इंडिया और भूटान के टाइज़ है जो यहाँ पर ख़राब हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो इंडिया की इन्फ्लुएंस मालदीव्स और श्रीलंका में भी कम करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो ऐसा क्यों हो रहा है, जो चाइना है वो अपनी इतनी हेजेमनी स्टैब्लिश क्यों कर रहा है, वो इसीलिए अपनी इतनी हेजेमनी स्टैब्लिश कर पा रहे हैं क्योंकि चाइना की इकॉनमी और मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पावर इम्बैलेंस है इंडिया की इकॉनमी और मिलिट्री माइट में, चाइना के इकॉनमिक और मिलिट्री माइट में, उसको कम करने की ज़रूरत है। तो रिट्रेसिंग द पावर इम्बैलेंस विद चाइना रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी टास्क फॉर इंडिया। तो हमें 2022 में क्या करना है, जो इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट में जो डिफरेंस आ गया इंडिया और चाइना की, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करनी है। अब इस प्रॉब्लम को यहाँ पर हम 3 लेवल्स के ऊपर टैकल कर सकते हैं। तो मिलिट्री लेवल पर तो हम अच्छा करें, हम यूएसए के साथ यहाँ पर ग्रुपिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हम क्वाड का पार्ट बन रहे हैं, तो मिलिट्री लेवल पे तो हम टैकल कर देंगे। लेकिन इसके अलावा हमें अपना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बहुत तेज़ी से करना है, इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दिल्ली चूज टू स्टे आउट ऑफ ए चाइना डोमिनेटेड। तो इसके अलावा हम आरसेप से भी बाहर रहे, हमने रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को यहाँ पर साइन नहीं किया। लेकिन उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट्स हो जाए यहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इजराइल। तो यहाँ पर इकोनॉमिक माइट में भी हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अगर हम यहाँ पर जो ट्रेड डील्स हैं उनको यहाँ पर क्लेंच कर लेते हैं। लेकिन इंडिया का फोकस अभी भी इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर ना होकर कहाँ पर है, और ज़्यादा पोलराइजेशन में। तो येट आर पॉलिटिक्स इज हेडेड इन द अदर डायरेक्शन टू प्रोवोक रिलीजियस पोलराइजेशन एट होम। तो हमें ये सब बंद करना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा, तभी हम चाइना जैसी बड़ी पावर को काउंटर कर सकते हैं और ये जो डिफरेंस हो गया पावर इम्बैलेंस, इसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे वर्डली वाइज है, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। तो यहाँ पर आप दोस्त तो बदल सकते हैं पर अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और हमारे यहाँ पर जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पर हैं चाइना और पाकिस्तान। तो अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे आपके पड़ोसी हैं तो आपको अपना डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि एजुकेशन में यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, हेल्थ में यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, तो नो डाउट यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जीडीपी खर्च करना चाहिए। लेकिन जब हमारे नेबर्स ऐसे हैं तो हमें अपना डिफेंस बजट ना चाहकर भी इतना ज़्यादा रखना पड़ता है। द पॉलिसी ऑफ एमएसपी। तो यहाँ पर एनएसएसओ सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्री हाउस होल्ड्स का डेटा बताया गया है कि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 8.8% एग्री हाउस होल्ड्स हैं जो कि कोई भी अपनी क्रॉप यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज़ को बेचते हैं एमएसपी पे। और अगर एग्री प्रोड्यूस की वैल्यू देखी जाए तो सिर्फ 8% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हमें पता चला सिर्फ 8.8% ही ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो कि यहाँ पर अपनी कोई भी क्रॉप एमएसपीज़ पे बेचते हैं, और टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन देखें तो सिर्फ 8% ही उसकी वैल्यू होगी। इसके अलावा जो एमएसपी है वो छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में भी पहुंच गया कि छत्तीसगढ़ से भी प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी, और काफ़ी हाई रेट पे होता है। दिस इज मच लोअर देन द नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स रिपोर्टेड इन 2015-16। हाउएवर द टोटल वैल्यू ऑफ एग्री प्रोड्यूस रिमेन फ्रॉम द एसएएस सैंपल डेटा इज ओनली अबाउट ₹10.1 ट्रिलियन कंपेयर टू व्हाट नेशनल अकाउंट्स गिव एट ₹37.3 ट्रिलियन। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि डेटा में प्रॉब्लम कहाँ है। इफ़ वन यूजेस, अगर हम सेंसस और नेशनल अकाउंट्स डेटा यूज़ करें जो कि ज़्यादा रिलायबल है, तो हमें ये पता चलता है जो फार्मर्स यहाँ पर एमएसपी से बेनिफिट होते हैं वो सिर्फ 5.6% है। तो यहाँ पर एसएएस से डेटा से हमें ये पता चल रहा है जो फार्मर्स यहाँ पर एमएसपी से बेनिफिट होते हैं वो यहाँ पर लगभग 8% है, 8.8% है, लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है यहाँ पर 5.6% है। और एमएसपी जो रिजीम है वो सिर्फ 2.2% ही क्रॉप को यहाँ पर प्रोकर कर रही है। तो हमें ये बहुत डिफरेंस दिख रहा है, काफ़ी स्टार्क डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन द डेटा। अगर हम दोनों ही डेटा को मान लेते तो हमें ये तो पता चल रहा है कि एमएसपी यहाँ पर सिर्फ 9% फार्मर्स को ही मिल रहा है। तो बोथ इन टर्म ऑफ एग्री हाउस होल्ड्स और द एग्री प्रोड्यूस वैल्यू ऑफ एग्री प्रोड्यूस इज नॉट मच मोर देन 9%। हाउएवर यहाँ पर बात की गई है
कैसे पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही एमएसपी का प्रोक्योरमेंट होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जो लेगेसी है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक भी पहुंची फॉर पैडी एंड मध्य प्रदेश फॉर वीट. So while traditionally Punjab and Haryana farmers have benefited most from the MSP regime due to a legacy of the Green Revolution, lately procurement has spread to many other states, most notably in Chhattisgarh and Telangana for paddy and Madhya Pradesh for wheat. लेकिन अब यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जैसे छत्तीसगढ़ में गए, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है छत्तीसगढ़ तक अब यहाँ पर एमएसपी का प्रोक्योरमेंट होता है, तो जो एमएसपी है वो यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स को भी बेनिफिट कर रहा है. लेकिन अगर पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ये है, व्हाट इज मिस्ड इन द एंटायर स्टोरी ऑफ एमएसपी रीचिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़ इज दैट यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में फार्मर्स है वो एमएसपी पे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट को बेचते हैं, फिर यहाँ पर हाईली सब्सिडाइज पीडीएस से वही ग्रेन्स खरीदते हैं. तो इससे ज़्यादा इनएफिशिएंट पॉलिसी तो कोई हो ही नहीं सकती कि उन्हीं फार्मर्स यहाँ पर बेचा जा रहा है फिर वही वापस से खरीदा जा रहा है. तो नथिंग कैन बी अ मोर इरैशनल एंड इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट process than first buying paddy from the small and marginal subsistence farmers at MSP and then giving them back the same price after incurring 40% higher cost. तो यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट गई यहाँ पर एफसीआई अपने गोडाउन में रखा, उसके बाद यहाँ पर वापस से पीडीएस शॉप्स में गया, तो ये जो प्रोक्योरमेंट और ये जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है इसको और ज़्यादा आपने इंक्लूड कर लिया. तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर फार्मर के अकाउंट में कुछ इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर दो, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर एमएसपी आपको लाने की ज़रूरत क्यों है, यहाँ पर उन्हीं फार्मर से आप ले रहे हो फिर वापस उन्हीं फार्मर्स को आप दे रहे हो. तो इट इज़ मच बेटर टू डायरेक्टली हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद एन इनकम पॉलिसी और थ्रू अ डाइवर्सिफिकेशन पैकेज. तो यहाँ पर फार्मर्स को इनकम सपोर्ट देने की ज़रूरत है. जैसे कि यहाँ पर पीएम किसान में 6,000 रुपये का सपोर्ट दिया जाता है, तो ऐसे ही सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, एक बार फार्मर से लेने की ज़रूरत है फिर वापस उनको वही चीज़ देने की ज़रूरत है थ्रू द पीडीएस. दैट वे द पीएम किसान पॉलिसी ऑफ गिविंग ₹6,000 इनटू द अकाउंट्स ऑफ एग्री हाउसहोल्ड्स इज मच मोर एफिशिएंट. लेकिन यहाँ पर अगर गवर्नमेंट इनकम सपोर्ट भी प्रोवाइड करे तो कुछ कंडीशंस के साथ प्रोवाइड करे. जैसे ये बोले कि आप डाइवर्सिफिकेशन करो, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा इनकम सपोर्ट प्रोवाइड होगा. तो इसकी वजह से जो फार्मर्स है वो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे, और जैसे कि हम बहुत ज़्यादा हमारे वाटर गजलिंग क्रॉप्स को यहाँ पर उगाया जाता है वो नहीं होगा. तो इट कैन बी रिफाइंड एंड स्केल्ड अप से बाय लिंकिंग इट विद अडॉप्टिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट आर एनवायरमेंटली बेनाइन सच एज रिड्यूसिंग मीथेन इमिशंस एंड स्टबल बर्निंग इन पैडी फील्ड्स. इवन दो MSPs आर अनाउंस फॉर 23 कमोडिटीज़, यहाँ पर MSP 23 कमोडिटीज़ के लिए यहाँ पर अनाउंस होता है, लेकिन जो प्राइस सपोर्ट है वो सिर्फ वीट और राइस के लिए मेनली प्रोक्योरमेंट होता है, वीट और राइस का. दिस क्रिएट्स हाईली डिस्टॉर्टेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स. इसकी वजह से जो फार्मर्स है वो यहाँ पर सिर्फ वीट और राइस को ही ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं. वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट MSP डिस्टॉर्ट्स द बेसिक लॉजिक. इसके अलावा जो MSP उसकी वजह से जो मार्केट डिस्टॉर्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, जो सप्लाई डिमांड का मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है. स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. बाकी डाइवर्सिफिकेशन ही होता है क्योंकि जब दो ही क्रॉप्स को प्रोक्योर किया जाएगा तो वही दो क्रॉप्स यहाँ पर फार्मर्स उगाएंगे. एंड इज इकोनॉमिकली अ वेरी एक्सपेंसिव एंड इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. लीकेजेस भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले फार्मर से लिया जाता है फिर उनको यहाँ पर पीडीएस के थ्रू दिया जाता है, तो इसकी वजह से लीकेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, करप्शन होता है. इसीलिए यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर डायरेक्टली इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर दे फार्मर्स को, ना कि यहाँ पर MSP दिया जाए. तो ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है. इसके अलावा गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, तो विद एन एवरेज होल्डिंग साइज ऑफ जस्ट 0.9 हेक्टेयर अनलेस फार्मर्स मूव रैपिडली टुवर्ड्स हाई वैल्यू एग्रीकल्चर. तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग साइज इतना ज़्यादा कम है कि फार्मर को यहाँ पर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ेगा, और कोई भी ऐसा एवेन्यू नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स की इनकम डबल की जा सकती है. तो यहाँ पर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना पड़ेगा. इसके लिए यहाँ पर जो प्राइवेट है वो यहाँ पर और ज़्यादा प्राइवेट को इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो यहाँ पर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, स्टोरेज अच्छी करे, लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट करे, और यहाँ पर लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट किया जाए ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो सके. फार्मर्स को यहाँ पर इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई है. अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना था जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दे. तो इसमें ये बताया गया है जो इलेक्शंस को पोस्टपोन करना है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं होता है. तो बैनिंग रैलीज इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द EC. द सिंपलेस्ट थिंग टू डू वंस एन इलेक्शन इज अनाउंस. पोस्टपोनिंग इलेक्शंस इज नॉट इन देयर हैंड्स एट ऑल. तो यहाँ पर बताया गया जो इलेक्शंस को पोस्टपोन करने है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं होता है. एंड इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दैट गिव्स एवरी विधानसभा फिक्स टर्म. तो यहाँ पर विधानसभा जो है वो यहाँ पर 5 साल के बाद तो डिजॉल्व ही हो जाएगी. इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है कि वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दे. तो एज सून एज द टर्म इज ओवर द हाउस स्टैंड्स डिसॉल्व ऑटोमेटिकली. द टर्म ऑफ द हाउस कांट बी एक्सटेंड एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन. तो यहाँ पर जो हाउस का टर्म है वो एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में, और इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ पर सिर्फ 2 ही होती हैं, वॉर या तो फिर ब्रेकडाउन हो जाए लॉ एंड ऑर्डर का. तो अगर वॉर और ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो इन जब ऐसी कंडीशंस हो तभी यहाँ पर जो विधानसभा का टर्म उसको बढ़ाया जा सकता है, वरना जो विधानसभा है वो तो 5 साल में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ही हो जाती है. आगे चलते हैं. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे. चाइनाज बॉर्डर लॉ इन इंडिया. तो यहाँ पर चाइना ने अपना एक बॉर्डर लॉ लेकर आया है. तो ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है. अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो चाइना वो नाम बदलने की कोशिश कर रहा है. बाकी यहाँ पर जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल उसकी मीटिंग में
बेसिकली उन्होंने डिनर होस्ट किया था जिसमें इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस चले गए, तो उससे भी यहाँ पर चाइना की प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, इसमें यहाँ पर चाइना का एक न्यू बॉर्डर लॉ है जो कि यहाँ पर जनवरी 1 से इंप्लीमेंट होगा। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चाइनाज नेशनल पीपल्स कांग्रेस पास द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन एक्सप्लॉइटेशन। अब यहाँ पर चाइना का ये कहना है उसके जो लैंड बॉर्डर एरियाज हैं उनके प्रोटेक्शन और एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए वो ये लॉ लेकर आए हैं। The sovereignty and territorial integrity of China are sacred and inviolable, and the state needs to take measures to safeguard territorial integrity. इसके अलावा ये जो बॉर्डर के आसपास है वहाँ पर ये लोग डेवलपमेंट करेंगे और अपने लोगों को लाकर वहाँ पर बसाएंगे। तो दिस मीन्स दैट इट इज़ एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस फॉर सिविलियंस इन द बॉर्डर एरियाज। तो यहाँ पर जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर और ज़्यादा सिविलियंस आकर रहेंगे। अब यहाँ पर एक बार सिविलियंस आके रहने लग गए और वो इंडिया का एरिया है जहाँ पर मोस्टली हमें यह लगता है कि वो हमारा एरिया है, लेकिन वहाँ पर जो चाइना है वो लोगों को लाकर बसा रहा है। तो बाद में जब बातचीत होगी तब तो चाइना बोल देगा हमारे यहाँ तो लोग आ गए यहाँ पर, तो अब कैसे हटाया जाए। जैसे कि इफ़ यू चाइना स्टार्ट हैविंग सेटल्ड पॉपुलेशन ऑन द अदर साइड क्रीपिंग अक्रॉस व्हाट वी इंडिया फील इज आवर बॉर्डर एट सम स्टेज लेटर व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग द बॉर्डर बिटवीन द टू साइड्स दे विल से वी हैव सेटल्ड पॉपुलेशन इन दिस एरिया। तो बाद में जब हम चाइना से नेगोशिएशन करेंगे कि ये हमारा एरिया, तो चाइना तो बोल देगा यहाँ तो हमारे लोग आकर रहने लग गए हैं। तो इसकी वजह से जो चाइना है ये सलामी स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा एरिया लेता रहता है। बाकी चाइना जो है डुअल विलेजेस बना रहा है। अभी तो वहाँ पर सिविलियंस रह रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो कहीं वॉर हो गई, फाइट होगी, तो वहाँ पर जो चाइना है वो उसको मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ करेगा। तो जो डुअल यूज़ विलेजेस है ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो इंडिया को उसका ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर डुअल यूजेस विलेजेस बनाए जा रहे हैं। बाकी देपसांग प्लेन में अभी भी जो मैटर है वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो चाइना इज ब्लॉकिंग इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम एक्सेसिंग इट्स ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP10, PP11, 11A, 12, 13, ये सब देपसांग प्लेन्स में, जो कि इंडिया पहले पेट्रोलिंग पॉइंट जहाँ तक जा पाता था वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। बोथ इंडिया एंड चाइना हैव बीन बिल्डिंग न्यू रोड्स। इसके अलावा जो चाइना है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि हम यहाँ पर क्यों बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। चाइना और इंडिया का यहाँ पर 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर है, थर्ड लॉन्गेस्ट अमंग चाइना। तो चाइना यहाँ पर सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है मंगोलिया, रशिया, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया के साथ थर्ड लार्जेस्ट है चाइना का बॉर्डर। तो द थर्ड लॉन्गेस्ट अमंग चाइनाज 22,457 किलोमीटर लैंड बाउंड्रीज विद 14 कंट्रीज आफ्टर द बॉर्डर्स विद मंगोलिया एंड रशिया। इसके अलावा भूटान के साथ भी डिस्प्यूट है। तो बिसाइड्स इंडिया भूटान इज द ओनली अदर कंट्री विद विच चाइना हैज़ अ डिस्प्यूटेड लैंड बॉर्डर। तो यहाँ पर भूटान के साथ भी डिस्प्यूट है, इंडिया के साथ भी डिस्प्यूट है, बाकी यहाँ पर मैरीटाइम डिस्प्यूट्स तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ है। त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर लीज पे दिया जा रहा है इंडिया को, लेकिन यहाँ पर ये जॉइंट वेंचर होगा जिसमें जो सिलोन की पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है उसका भी इसमें 51% शेयर होगा। तो लास्ट वीक श्रीलंका एनर्जी मिनिस्टर ने अनाउंस किया जो इंडियन ऑयल सब्सिडरी लंका IOC, तो इंडिया की जो ऑयल सब्सिडरी है वो लंका IOC है, वुड बी गिवन 49% स्टेक। तो यहाँ पर त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म को डेवलप किया जाएगा जिसमें जो इंडिया उसको यहाँ पर 49% स्टेक दिया जा रहा है, और जो सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन उसके पास यहाँ पर 51% शेयर रहने वाला है। जो 99 टैंक्स में से 61 टैंक्स है वो तो यहाँ पर जॉइंटली रिफर्बिश किए जाएंगे, लेकिन जो 24 है वो यहाँ पर पूरी तरीके से CPC बनाएगा, और जो 14 है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लंका IOC बनाएगा। ये जो लंका IOC है इंडिया की सब्सिडियरी है। अब यहाँ पर श्रीलंका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो श्रीलंका इंडिया से हेल्प मांगने आया, तो इंडिया ने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि त्रिनकोमली ऑयल फार्म हम डेवलप करेंगे। अब वैसे इसको माना नहीं जा रहा कि ये कुड प्रो क्यू है, लेकिन एक्चुअली ये है। तो ही कंट्रास्टेड दिस विद द 2003 वन इन विच द एंटायर टैंक फार्म हैड बीन हैंडेड ओवर टू द LIOC। तो 2003 में जब एग्रीमेंट हुआ था तो बात हुई थी कि त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म पूरी तरीके से इंडिया को दिया जाएगा, लेकिन अब जो दिया जा रहा है वो जॉइंट वेंचर की फॉर्म में दिया जा रहा है। अब जो श्रीलंका की इकॉनमी है इंपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फॉरेक्स नहीं है, इसीलिए वो इंडिया के पास आए थे। इंडिया ने बोला था हम आपकी हेल्प करेंगे, तो लाइन ऑफ क्रेडिट, हम उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे फ्यूल परचेजेस के लिए। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन करेंगे उनकी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी एट त्रिनकोमली। इसीलिए इसको माना जा रहा है नाइदर साइड इज कॉल्ड इट अ क्विड प्रो क्यू। तो कोई भी साइड इसको क्विड प्रो क्यू कह नहीं रही कि इसके बदले हम इंडिया उनकी हेल्प करें, इसके बदले वो हमें त्रिनकोमली ऑयल फार्म दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है। ये जो त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर World War II के समय इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल है वो स्टोर किया जा सकता है और इमरजेंसी टाइम में उसको यूज़ भी किया जा सकता है। ये जो बात है कि त्रिनकोमली ऑयल फार्म इंडिया को दिया जाएगा, ये बहुत पहले राजीव गांधी के टाइम में ही यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि श्रीलंका में सिविल वॉर चलने लग गई थी। फिर सिविल वॉर के बाद यहाँ पर जो US है वो देखने लग गया कि यहाँ पर जो त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म है यहाँ वो US को मिल जाए, ताकि US जो है उसको यहाँ पर नेवल बेस बनाकर यूज़ कर सकें अगेंस्ट अफगानिस्तान। इसकी वजह से जो एग्रीमेंट है आगे नहीं बढ़ पाया। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर इजराइल में हर्ड इम्यूनिटी रीच हो सकती है। अब हर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से रीच हो सकती है, या तो इन्फेक्शन से इतने ज़्यादा हो जाए या तो वैक्सीनेशन से। चाइना जो है विमेंस राइट के प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ लेकर आएगा। तो द विमेंस राइट्स एंड इंटरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ हैज़ बीन सब्सटेंशियली रिवाइज्ड ओनली वंस। अगर देखा जाए तो
3 डिकेड एगो इन्होंने विमेंस राइट प्रोटेक्शन लॉ बनाया था और उसके बाद सिर्फ 2005 में अमेंडमेंट किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर चाइना में बोलने की कोशिश करता है अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट तो उसको यहाँ पर गायब करा दिया जाता है। अब जो चाइना है वो फोर्स कर रहा है, जो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कम हो सकता है, क्योंकि चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी रही, फिर उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी भी की गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो पॉपुलेशन वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है और आने वाले टाइम में यहाँ पर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए चाइना यहाँ पर विमेन को बोल रहा है कि आपको यहाँ पर 3 बच्चे करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर 3 बच्चे करने की ज़रूरत है, इसके लिए विमेन को पुश करने के लिए भी ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स है, अब इस लॉ में ऐसे कुछ चेंजेस किए जाएंगे ताकि जो एम्प्लॉयर्स है वो यहाँ पर विमेन से उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में ना पूछे, कितने वो बच्चे करना चाहती है, ये सब उसके बारे में ना पूछे। इसके अलावा जो मीटू मूवमेंट चल रहा था, मीटू मूवमेंट के अगेंस्ट जिन्होंने भी बोला, चाइना ने उनको गायब करा दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक पेंग शुआई जो स्टार टेनिस प्लेयर थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे बताया था कि कैसे टॉप चाइनीज़ लीडर ने उनको प्रेशर किया था उनके साथ सेक्स करने के लिए, फिर उनको सेंसर कर दिया गया विद इन मिनट्स और सबको ऐसा लगने लग गया कि उनको शायद सर्विलांस में रख दिया गया है। तो चाइना में ऐसा ही होता है। आगे चलते हैं। टू हैंडल इंसॉल्वेंसी इन फाइनेंशियल कंपनीज मॉडिफाइड FRDI बिल अप फॉर डिस्कशन। अब ये जो बिल है 2018 में भी आया था, अब इसको वापस इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, लेकिन कुछ चेंजेस करके इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डिस्कशंस टू पुट इन प्लेस अ रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू डील विद इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म्स। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उनकी इंसॉल्वेंसी से डील करने के लिए बिल लाया जाएगा, FRDI फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, जो कि 2018 में विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि उसमें एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन था बेल इन का। अभी जो बेल इन का प्रोविजन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी फर्म्स हैं जैसे कि IRNFS, DHFL, SREI, रिलायंस कैपिटल, इन्होंने बहुत सारा पब्लिक फंड कलेक्ट कर रखा था, लेकिन उसके बाद भी कोलैप्स के कगार पर पहुंच गई थी। तो डिसीजन ऑन PCA फ्रेमवर्क, इसके अलावा PCA फ्रेमवर्क अब NBFCs के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ये बात मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी है। तो इवन एज द RBI हैज़ कम आउट विद द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर NBFCs, तो NBFCs के लिए भी यहाँ पर PCA फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई होगा। अब यहाँ पर जो बेल इन का प्रोविजन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो FRDI बिल 2017 वाज मेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म्स। तो FRDI बिल 2017 में लेकर आया गया था इंसॉल्वेंसी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इसलिए बैंक, NBFC, इंश्योरेंस कंपनी या पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड रन बाय एन एसेट मैनेजमेंट फेल हो जाता तो उसकी इंसॉल्वेंसी के लिए बिल लाया गया था, लेकिन इसमें एक बेल इन प्रोविजन था। तो बेल इन क्लॉज ये कहता था, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी इन अ बैंक, कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है द डिपॉजिटर्स विल हैव टू बेयर अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन देयर क्लेम्स। तो यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको क्लेम अपना थोड़ा कम करना पड़ेगा, उनको अपने क्लेम में रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये तो किसी को पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने बोला नहीं ये बिल वापस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया। तो गवर्नमेंट हैड देन क्लैरिफाइड दैट द बेल इन क्लॉज वुड नॉट बी अप्लाइड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गवर्नमेंट ने उसके बाद क्लैरिफाई किया भी था ये जो बेल इन क्लॉज है ये यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा और ये लास्ट रिजॉर्ट का टूल होगा। सारी चीज़ें करके देख ली, उसके बाद भी यहाँ पर जो बैंक है उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा, उसके बाद ही यहाँ पर बेल इन क्लॉज लाया जाएगा। तो बेल इन क्लॉज में ये था कि डिपॉजिटर्स को अपने थोड़े क्लेम्स पर रिडक्शन करना पड़ेगा। इसके अलावा एक फाइनेंशियल रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन एनविसाज की गई थी कि फाइनेंशियल रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है लोगों के फियर्स को कम करने की कोशिश करी है, जैसे कि यहाँ पर जो डिपॉजिट के ऊपर इंश्योरेंस कवर वो 1 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया गया। तो अब यहाँ पर जब लोगों के फियर्स कम हो जाएंगे तो अगर बेल इन क्लॉज रहेगा भी तो लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेल इन क्लॉज का मतलब यही था कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको अपने क्लेम्स में थोड़ा रिडक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ड्राफ्ट एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इशू किया है ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, ताकि ये जो स्पोर्ट्स हैं उनको ज़्यादा पुश मिल सके, जैसे कि एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, बलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई ड्राइविंग। तो अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है, जब ये एक्ट बन जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।